अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं जनाब इफ्तिखार, डॉक्टर इफ्तिखार साहब और राणा साहब। और ये जो हमारे साथ बिल्कुल साथ बैठे हैं, ये इनका तारफ़ कुछ यूँ है। ये सर औरंगज़ेब साहब हैं, हमारे सीनियर हैं। और उसके अलावा जो है इनकी स्टडी के बारे में आप पूछेंगे तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये है MS जो है इन्होंने किया हुआ है फिज़िक्स में, और हमारे सीनियर हैं, काफ़ी सीनियर है। आज हमसे मिलने आए थे तो हमने सोचा कि भाई आप आएँ और अपने जो इजहारात हैं उसका ख्याल करें हमारे साथ। तो आज की वीडियो का टाइटल कुछ यूं है, पनिशमेंट फॉर सपोर्टिंग रशिया यूएई थ्रोन इन FATF ग्रे लिस्ट। तो FATF ग्रे लिस्ट का सीन तो पाकिस्तान के साथ चल ही रहा है, साथ में तुर्की भी हमारा भाई है, और तीसरा भाई जो है वो बनने वाला है या बन गया है। वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार नहीं वेलकम यू टू अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहुंच चुका है FATF की ग्रे लिस्ट में। एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है इस देश के लिए, और दुनिया भर में कहा जा रहा है कि देखिए ये सज़ा मिली है UAE को रशिया को सपोर्ट करने की। और मेरे हिसाब से अब वेस्टर्न कंट्रीज गलत काम कर रही है धीरे धीरे। ये एक ऐसे मोड पे जा रही है जहां पर दुनिया लिटरली बढ़ जाएगी। इस वीडियो के मैं आपको एंड में बताऊंगा कि किस तरीके से रशिया को भी FATF की मेंबरशिप से बाहर फेंकने की प्लानिंग की जा रही है, जो एक मेरे हिसाब से अगेन बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। ऑलरेडी US बहुत से सैंक्शंस इम्पोज कर चुका है। FATF से भी रशिया को निकाल दिया अगर, तो इससे इवेंचुअली एक चाइना सेंटर्ड एक पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम जो बनेगा उसके चांसेस काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो पाकिस्तान तो खैर एक सदाबहार मेंबर है FATF की ग्रे लिस्ट का। उसके अलावा टर्की भी मेंबर बन गया था ऑफ द ग्रे लिस्ट। टर्की इस बार बाहर नहीं निकल पाया, ना पाकिस्तान निकल पाया है। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यहाँ पे एंटर हो चुका है। इट इज पार्ट ऑफ द ग्रे लिस्ट। हाँ, बीच में जो ये देश है ईरान, ये ब्लैक लिस्ट में है। ये क्रिसेंट बनता है प्रॉपर FATF क्रिसेंट। खैर, आरोप यहाँ पर UAE पे ये लगा है कि इनके यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होती है बहुत ही बड़े स्केल पर। ये इस हद तक बढ़ चुकी है कि FATF ने ये कह दिया कि हमें जल्द से जल्द UAE को पनिश करना होगा। और उम्मीद हम यहाँ पे ये करते हैं कि UAE में फाइनली मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाएगी। नाउ इस टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं कि रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स हुई है, रशिया का यहाँ पर क्या एंगल है, चाइना का क्या एंगल है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न यहाँ पर यह है कि हम सब जानते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का जन्म हुआ था 1989 में। आपको यह बताना है कि FATF को इनमें से किन ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने बनाया था। G20 ने बनाया था, G7 ने, यूरोपियन देशों ने, या फिर आसियान देशों ने? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना आज के समय आप अगर देखो तो FATF जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे फ्रांस में, ये कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर में आतंकवादियों के पास पैसा ना पहुंचे, टेरर फाइनेंसिंग रोकी जाए। उसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, गलत तरीके से काले धन को जो सफ़ेद करने का प्रोसेस होता है, इसको भी रोका जाए। ये करने के लिए FATF ने इन सब देशों को दंडित कर रखा है। ये सब जो देश आपको दिख रहे हैं आज के समय FATF की ग्रे लिस्ट में है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे जॉर्डन हो गया, यहाँ पर जमेका है, उसके अलावा अल्बेनिया आपको मिल जाएगा, म्यांमार यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पाकिस्तान ऑफ कोर्स है ही, फिलीपींस भी यहाँ पर FATF की ग्रे लिस्ट में है। इसका मेन रीज़न ये है कि रॉबर्टो दुतर्ते के अंडर बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पर बताया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है फिलीपींस में, तो वो इशू अभी भी वहाँ पे बना हुआ है। उसके अलावा आप अगर देखो तो साउथ सुडान, सीरिया, टर्की, युगांडा, और अब लेटेस्ट एंट्रेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE बहुत अजीब लगता है ऐसी लिस्ट में शामिल होता हुआ। और UAE ने अपनी तरफ से यहाँ पर कहा है कि बिल्कुल हमारे देश में जो भी कमियां हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी यहाँ पर इश्यूज हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे। और एक इन्होंने स्टेप इसके लिए उठाया भी है। फॉर एग्जाम्पल, UAE ने पहली बार इतिहास में सरकारी टैक्स इंपोज करना स्टार्ट कर दिया है, सेंट्रल टैक्स इंपोज करना स्टार्ट कर दिया। नहीं तो इससे पहले क्या होता था कि आपको अगर मान लो UAE में कंपनी ओपन करनी है तो बिना टैक्स पे किए भी आप एक कंपनी ओपन कर सकते थे। इससे हो क्या रहा था कि UAE में खुल रही थी बहुत सारी जाली कंपनियां, जिसके जरिए काले धन को सफ़ेद किया जा रहा था बहुत ही बड़े स्केल पर। और देखो ये UAE में हो रहा है कई दशकों से। अचानक से FATF यहाँ पे जागा है, वो मैं कहूँगा उसमें थोड़ी सी जियो पॉलिटिक्स भी है, मगर दुनिया को ही इसके बारे में काफ़ी लंबे समय से पता था कि UAE में मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अब देखिए जिस तरीके से वोटिंग करके FATF में वोटिंग करके UAE को पहुंचा दिया गया है ग्रे लिस्ट में, इसमें दुनिया भर में क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या ये रशिया को सपोर्ट करने की पनिशमेंट है। क्योंकि चाहे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हो या इंडियन जर्नलिस्ट, हर जगह क्वेश्चन यहाँ पर लोग यही उठा रहे हैं
कि देखिए एक ट्रेंड चला है, ठीक है। यूएई ने पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया और चाइना के साथ रशिया की आलोचना करने से मना कर दिया ना। इंडिया और चाइना बड़े देश हैं, एक बार को वो झेल लेंगे ऐसा प्रेशर। यूएई छोटा देश है, यूएसए ने यहाँ पर यूएई की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है इसको बर्दाश्त नहीं किया। उसके अलावा भी आप अगर देखो रिसेंटली तो यूएई ने यूएसए का जो F-35 प्रोग्राम था इसकी डिस्कशंस को भी सस्पेंड कर दिया। फिर अभी बात ये भी चल रही है कि हो सकता है, इट इज पॉसिबल, कि यूएई चाइनीज फाइटर जेट्स भी परचेज करे। उसके अलावा एक बात यहाँ पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने नहीं लिखी, वो ये है कि यूएई ने रिसेंटली चाइना को भी विजिट किया था बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के दौरान। यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से यूएई के जो ये प्रिंस है ये गए यहाँ पर शी जिनपिंग से मिले। ये विंटर ओलंपिक्स ऑफ कोर्स आपको बताओगे ऐसी गेम्स है जिनको यूएसए समेत वेरियस कंट्रीज ने डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट किया था। तो अब अचानक से यूएई को जो ये FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, इसके पीछे माना जा रहा है बहुत ही बड़ा रीजन यही है कि यूएई बेसिकली यूएस समेत बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी नहीं सुन रहा था। अब यहाँ पे आप पूछेंगे मगर सर एक बात बताओ, FATF में इन दी एंड जो वोटिंग होती है उसी के बेसिस पर एक कंट्री को ग्रे लिस्ट में डालते हैं ना। FATF में टोटल 39 मेंबर्स हैं, उन 39 मेंबर्स में सऊदी अरेबिया भी है, यूएई का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलाई है, चाइना भी यहाँ पे आपको मिलेगा, रशियन फेडरेशन भी मेंबर है इसका। तो रशिया चाइना ने मिलकर यूएई को क्यों नहीं बचा लिया? देखो रशिया चाइना सऊदी अरेबिया सारे इकट्ठे होते तो बचा लेते, मगर रशिया की जो कुर्सी है ना एज ए मेंबर ऑफ FATF ये खतरे में आ चुकी है। रशिया की मेंबरशिप अभी के लिए फ्रीज हो चुकी है और अब FATF ने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है रशिया को बाहर निकालने का। पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द FATF के 38 मेंबर हो जाएं या फिर हो सकता है कि किसी कंट्री को ये एक और मेंबर बना दे रशिया के सिवाय। अब यहाँ पर आप पूछेंगे एक बार रशिया को FATF की मेंबरशिप से बाहर निकाल दिया उसके बाद क्या करेंगे? ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं नॉर्थ कोरिया और ईरान के बाद रशिया मोस्ट सैंक्शनड कंट्री बन चुका है दुनिया का। जिस टाइप के सैंक्शंस रशिया पे लगाए हैं मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं ऐसे सैंक्शंस वेस्टर्न कंट्री ने किसी भी देश पर नहीं लगाए। तो जहां पर स्विफ्ट सेन को बाहर निकाल दिया गया, वेरियस और टाइप के सैंक्शंस इन पे और लगा दिए गए। अब मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर हमको पहले देखने को मिले कि पहले रशिया को निकाल दिया है मेंबरशिप से, उसके बाद रशिया को ब्लैक लिस्ट या मे बी इवन ग्रे लिस्ट में भी ये लोग डाल सकते हैं। ये करना पर्सनली मैं मानता हूं एक मिस्टेक होगी। दिस विल बी अ ह्यूज ब्लंडर, क्योंकि इससे देखिए FATF की जो न्यूट्रलिटी है इस पे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आप अगर पाकिस्तान का केस देखो तो एक जेन्युइन केस लगता है, जेन्युइन टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री है, UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी खुले घूमते हैं, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, एक प्रॉपर आप कह सकते हैं पाकिस्तान कैंडिडेट है FATF की ग्रे लिस्ट का। मगर अचानक से यूएई को डालना फिर रशिया को बाहर निकालना, इससे देखिए ये बात डिफेंड करनी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी कि क्या FATF एक न्यूट्रल एक संगठन है, क्या यहाँ पर वोटिंग जेन्युइन तरीके से हो रही है, क्या यहाँ पर मेन इशू टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है या फिर यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स हावी हो चुकी है। तो ये तो मैं कहूँगा अगर रशिया को ये लोग निकाल देते हैं तो पाकिस्तान जैसे जो देश है जो बहुत ही लंबे समय से ये आरोप लगा रहे हैं FATF पे कि FATF को पॉलिटिसाइज कर दिया जा चुका है, उनकी बात को और ज़रा बल मिलेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया जो एक अपना एक अलग से चाइना के साथ एक फाइनेंशियल सिस्टम बनाएगा, उसमें कई कंट्रीज यहाँ पे ऐड हो जाएं, जहाँ पे टर्की भी होगा, पाकिस्तान भी होगा। इससे ऑलमोस्ट US खुद ही अपने अगेंस्ट एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। हालांकि इनके पास ज़रा पावर नहीं होगी, बट वाई डू दिस इन द फर्स्ट प्लेस? रशिया को FATF से बाहर निकालकर यूक्रेन नहीं बचने वाला। ज़ेलेंस्की ने ओपनली कह दिया है कि यूक्रेन को बचाना है तो नेटो के सोल्जर्स भेजने होंगे, वो नेटो करने को तैयार नहीं है। मगर और तरफ से रशिया को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है इन्होंने दुनिया से। मैं आपको यही बता दूं रशिया के लिए फ्यूचर बहुत ही मुश्किल होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली ये कह दिया है कि रशिया में जो इनके सॉफ्टवेयर है उनको ये सपोर्ट नहीं देंगे, कोई अपडेट प्रोवाइड नहीं करेंगे। सैमसंग ने कह दिया है कि ये रशिया को अब मोबाइल फोन नहीं बेचेंगे। एप्पल ने कह दिया है कि अपने ऑपरेशंस ये बंद कर देंगे रशिया में। कई और वेस्टर्न कंपनीज हैं, कई और इवन मैं कहूँगा एशियन कंपनीज भी, इवन जो जापानीज और साउथ कोरियन कंपनीज हैं, ये सब प्रॉपर बॉयकॉट कर रही है रशिया का। तो दिस इज़ बैड ओवरऑल। इंडिया के लिए भी ये खराब है, रशिया के लिए भी खराब है। मैं उम्मीद यहाँ पर यही करूँगा कि अंत में यहाँ पर सद्बुद्धि आए और रशिया को ये लोग एक्सपेल ना करें। ना वापस आते हैं MCQ की तरफ कि FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। किन कंट्रीज द्वारा? तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए G20 नहीं है, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी G7। जी हाँ, जो G7 कंट्रीज थी उस टाइम
इन्होंने एस्टैब्लिश किया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को, जिसका प्राइमरी काम है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में मिलेगा आपको ये लिंक, यूपीएससी वाले लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अनअकैडमी पे जाकर अलग अलग अपनी कार्ड पे डालोगे, फिर परचेज करोगे, यू विल हैव टू पे 10 to 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा। कॉम्बो में आपकी सेविंग होती है। तो क्लिक करिए पिकअप प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर मान लीजिए 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2025 में एक प्रॉपर जेन्युइन अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो आप 24 या फिर 36 महीने का जो कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और जैसा कि वीडियो में बताया गया कि FATF की लिस्ट जो है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी सदाबहार मेंबर है इसका। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी जो है वो गवर्नमेंट इस बात को लेके थोड़ी सीरियस होनी चाहिए कि हमें जो है अपना स्टेटस जो है वो बरकरार करना है। बल्कि मैं तो यहाँ पे ये सुनने में आया है या ये भी बातें हो रही थी कि जैसा कि पाकिस्तान में सीन चल रहा है, तो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से भी ब्लैक लिस्ट में चला जाए, जैसे कि ईरान ऑलरेडी है। तो ईरान का पाकिस्तान जो है वो भाई बने, ना कि वाइट लिस्ट की तरफ आए या फिर उसका स्टेटस जो है वो चेंज हो। तो आजकल के सूरत हाल जो नज़र आ रही है, उसके बाद बात हुई हाफिज सईद के बारे में और बाकी भी जो मौलाना मसूद के बारे में, जी मौलाना मसूद के बारे में। तो ये इनको जो है वो टेररिस्ट बताया गया। तो यहाँ पे राणा साहब, आपकी क्या राय है कि आप क्या समझते हैं इस बात को कि कैसे क्या ये लोग जो है ये टेररिस्ट हैं या दीनी लिहाज से या मजहबी लिहाज से इनका स्टेटस क्या है? आपके नज़र में क्या चीज़ है? ये देखें, जितने भी जो कुछ भी होता है ना, ये पता नहीं इनको, वो मैंने कल जो प्रोग्राम किया था हमने, उसमें भी बताया था कि इनको बेचारों को क्यों दौड़े लगी हुई हैं, इनको मसला क्या है। जो बात भी उठाते हैं पाकिस्तान की उसको उजागर करते हैं, इधर से उठाते हैं, उधर से उठाते हैं, इधर से उठाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ये जो मर्जी करते रहें, इंशाल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला। नहीं, यहाँ पे एक और बात है ना, जो वो कहते हैं ना कि मौलाना मसूद साहब टेररिज्म है, हाफिज सईद इनके टेररिज्म है। भाई कोई खुदा का खौफ करो, सोचो कुछ। ऐसे हमारे जो मजहबी रहनुमा है ना, उनके ऊपर कीचड़ मत उछालो। यही जोर जो है ना, ये अपनी राह के ऊपर लगाओ, RSST के ऊपर लगाओ, उनको सुधारो। अवाम को ना यानी कि परेशान करो, ना इंडिया की यानी कि जो है उनको अवाम को परेशान करो, ना पाकिस्तान की अवाम को परेशान करो। ठीक अच्छा, है। यहाँ पे जो मतलब एक आम फहम है, एक आम बात चली हुई है, जैसे कि पाकिस्तान में सूरत हाल ख़राब होती है, कुछ भी कहीं पे धमाका हो जाता है, उसके अलावा कुछ भी सूरत हाल इस तरह के आए दिन कोई ना कोई नई जमात बनी होती है, तहरीक तालिबान हो गई है, इसके अलावा बलोच जो है फेडरेशन हो गई है, और भी 2-4 तंजीमें और भी हैं। बलोच कौन है? बलोच कौन है? बलोच तंजीम है एक, जो एक तंजीम है जो कहाँ के रहने वाले हैं वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। नहीं, कौन से सूबे में रहते हैं? बलूचिस्तान में रहते हैं। ये इनको उनकी आजादी की जो आग इनके अंदर भड़की हुई है, आजादी की आग कहते हैं, जो आजादी चाहते हैं, आजादी चाहते हैं। भाई ये अपने मुल्क का ख्याल करें, हमारे मुल्क में इनको ऐसे इनके पॉइंट व्यू जो है उठाने की क्या जरूरत है? बात सुने ना, ये खुद ही उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, खुद ही उनको ये नहीं जरा। आप एक बात सुने, जरा तहम्मुल से बात सुने। बलूचिस्तान जो है वो 1947 से पहले एक आज़ाद रियासत था। जो बलूचिस्तान मतलब इसका जो राजा था वो एक अलग सिस्टम था, ठीक हो गया। पाकिस्तान बनने के बाद वो तो बहावलपुर का भी ऐसे ही था, बहावलपुर में अलग रियासत थी। भावलपुर नहीं, भावलपुर भी तो अलग रियासत थी ना। तो कल को अगर भावलपुर वाले अगर कहना शुरू कर दें कि हम तो अलग रियासत थे, तो हमें जो है वो अलग एक स्टेटस चाहिए, तो फिर वो उसका लगा तो रहे हैं बेचारे। उनको जो इन्होंने ट्रक बत्ती के पीछे लगाया हुआ है पाकिस्तान की जो भी हुकूमत आती है, ये जो अभी PTI की हुकूमत आई है, ये जो आज रात को 12 बजे तक यानी कि जो है वो बैठे हुए थे नून लीग की तरफ,
ठीक है, 12 बजे के बाद यकदम जो है वो चले गए पीटीआई में। क्यों गए? ये इनकी जो अंदर बैठ के मीटिंग हुई थी कि इसको यानी कि सूबा अलग बनाएंगे हम, सराकिस्तान। अच्छा, ठीक है, ये इनके साथ डील हुआ था। 3.5 साल हो गए हैं ये जो इन्होंने वादे किए थे उनके साथ। अभी क्यों वो नाराज हो रहे हैं? क्यों पीछे पीछे जा रहे हैं? जहांगीर तरीन पीछे क्यों हट रहा है? बात यहाँ पे ये है कि मतलब आप इस चीज को मानते हैं कि जिनका अलग स्टेटस है वो अलग रहें, उनका मतलब पाकिस्तान के साथ कोई वास्ता नहीं है, वो आजादी के साथ रह सकते हैं। अवाम नहीं ये चाहती, अवाम हमारी बिल्कुल नहीं, जैसे इंडिया की अवाम नहीं ना चाहती, अवाम बिल्कुल नहीं चाहती। ये जो वडेरे हैं ना, अपना हुक्म चलाने वाले हैं, ये सिर्फ उनका ज़हन है। अवाम बिल्कुल ये चीज नहीं चाहती। बार बार ये नहीं कि बलोचों वाला यही तो नुक्ता मसला उठाते हैं। है कि यहाँ पे जो दहशतगर्दी होती है, जो मामलात होते हैं, तो इन्हीं वजह से हम पे ये इल्जाम आता है, हम पे मतलब कुछ प्रूफ की शक्ल में कि यहाँ पे धमाके होते हैं। तो वही इसीलिए तो हमें डाला हुआ है यार ग्रे लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में सिर्फ इसीलिए डाला है कि हम जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो टेरर सपोर्ट करती है, पैसा देती है उनको, ताकि जो है आतंक फैलाओ। तो इसलिए जो है बाहर के तमाम मुल्क, अमेरिका हो गया, वो भी सारे मतलब कहते हैं कि आप ये खत्म करो, हम आपको लिस्ट से निकाल देते हैं, अदरवाइज आप ब्लैक लिस्ट में जाएंगे। ग्रे लिस्ट कौन तैयार करता है? ये जो कंट्रीज हैं, नहीं, जिन 39 कंट्रीज जिनके बताया गया नहीं, उसका अदारे का कोई नाम भी तो होगा यार। सारी मतलब उनमें काफी सारी कंट्रीज है ना, 39। रशिया भी, जैसा कि बताया गया, रशिया भी उसका जो है वो एक पार्ट था। रशिया और यूक्रेन की वार हो रही है तो उसको निकालने का सोच रहे हैं कि वो जो चाइना है, उसके अलावा हमारा अब यहाँ पे देखें, चाइना हमें बचा सकता था, अब कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, चाइना ये है वो है। चाइना भाई FATF लिस्ट जो बनाने वाले हैं उनका मेंबर है, लेकिन उसने तो हमें कभी नहीं सपोर्ट किया कि भाई हम आपके यहाँ से। चाइना ने क्यों नहीं सपोर्ट किया? वो अगर हाँ, तो चाइनीज को एक बयान दिखा दे हमें कि चाइना ने कहा हो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होती, पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है, कोई एक बयान दिखा दे चाइनीज मीडिया का। ये बात राणा साहब पता है क्या होती है? बात पता है क्या होती है? बात जो फैक्ट्स होते हैं ना, उन पे बात की जाती है। हवा में तीर छोड़ने वाली जो बातें हैं ना, वो एक तो पहली बात तो ये है कि वो करनी नहीं चाहिए जिसका बंदे के पास प्रूफ ना हो, और जिसका प्रूफ होता है बंदे के पास, बंदा उस हिसाब से मैनेज करता है। यार जो देखने वाले होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, वो बेवकूफ नहीं होते। वो सारा जो है डाटा उसको देखते हैं, फिर उसका जो एनालिसिस करते हैं, फिर बात करते हैं। ऐसे नहीं है। अब चाइना जो है वो हमारा करीबी दोस्त था, वो अगर कहता FATF मतलब उनसे टक्कर लेता पूरी सब कंट्रीज के साथ, क्या कहते हैं, चाइना के अलावा जो है वो 38 कंट्रीज थी, उनसे बातचीत करता, तो इतना बड़ा जो है वो चाइनीज इकोनॉमी है, इतना बड़ा उनके पास सेटअप है, तो क्या वो हमें सपोर्ट नहीं कर सकता? अब जैसा कि चलो ठीक है, उसने नहीं किया, बल्कि आगे एक और बात सुने जो मेरे ज़हन में चल रही है। चाइना हमें पैरालाइज कर रहा है। चाइना जनाब जी ये चाहता है कि हम चाइना से के अलावा किसी बंदे की ना सुने, किसी बंदे की बात ना करें, हम सिर्फ इतने वो हो जाएं। लास्ट दिन मैं देख रहा था कि हमारे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी मर्ज हो गया चाइना के साथ। अब हम कुछ ऑनलाइन परचेज करते हैं तो भी मतलब उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरीके से चाइना के साथ वास्ता है। हमें इतना मजबूर कर दिया गया है कि हमने सुई अगर परचेज करनी है तो हम वो बनाएंगे नहीं, हम वो चाइना से परचेज करेंगे, हम उनको पैसा देंगे। ठीक है, अब इतना पैसा, इतनी ट्रेड। लास्ट टाइम हमने वीडियो देखी, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान ने जो है वो क्या कहते हैं कि चाइनीज लोगों ने हमसे कितना माल खरीदा और हमने चाइना से कितना खरीदा, उसमें जो रेशो निकली वो कह लें कि अगर पाकिस्तान से उन्होंने माल खरीदा तो वो 1-2% था, और जो उन्होंने बेचा वो 15-20% था। सारा पैसा किसका हुआ? चाइना का हुआ। फायदा किसको हुआ? चाइना को हुआ। भाई दोस्त आज के दौर में दोस्त कोई नहीं है। आज के दौर में सिर्फ सब जो है वो अपना फायदा, अपना फाइनेंशियली फायदा सोचते हैं। ये नहीं है कि जनाब वो आपको सी पैक बना के दे रहे हैं तो वो आपको वो अल्लाह वास्ते दे देंगे, वो छोड़ देंगे। भाई क्या सर पे उठा के ले जाएंगे? यार वो चाहते नहीं, सर पे उठा के ले जाएंगे। ये बताओ, ये अमेरिका उधर से निकला है, अफगानिस्तान से 20 साल हो गए हैं। उधर से उन्होंने क्या उठा के लेके गया? अमेरिका जलील होके गया है ना, खाली हाथ निकले ना, फिर बाद में पाकिस्तान के तले कर रहे थे कि हमें निकालो, हमें निकालो। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में इस तरह के हालात होते हैं अफगानिस्तान वाले, तो फिर अल्लाह ना करे होते ही नहीं। ये आपको मेरे कहने का मतलब ये जो मर्जी कर लें, ये जिस तरह के मर्जी प्रोपोगंडे कर रहे हैं, भाई नहीं होते। कौन कर रहा है? हमारी हरकतें सुधारने वाली हैं यार। हमें जो अपनी हरकतें हैं, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो बात है आप समझे उस चीज को। आप बात को लंबी कर रहे हैं, मैं एंड पे एक ही बात करूंगा। अमेरिका जितना मर्जी जोर लगा ले,
इंडिया जितना मर्जी जोर लगा ले ना, इंडिया की आवाम ये चाहती है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन जो है ना वो बिगड़े। बिल्कुल नहीं, अवाम बिल्कुल हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। ये कुछ अदारे होते हैं जो इस तरह के शोशे छोड़ते हैं, बनाते हैं, फिर उनको जो है ना हवा में छोड़ते हैं। ये अमेरिका जो मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, इंडिया जितना मर्जी अमेरिका का जो है ना जितना मर्जी कर ले। एक मिनट मेरी सुन ले, हमारी हरकतें बिल्कुल ठीक है, हमारी हरकतें कैसे बिल्कुल हमारी मुल्क की ये हमारे जो यानी कि देखें हमारे जो रहबर है, हमारे जो रहनुमा है, उनको ये कह रहे हैं कि टेररिज्म है ये, ठीक है ना, आतंकवादी हैं वो भाई इनके लफ्ज तो मुंह पे चढ़ गया है। मेरी एक बात सुन लें, चाइना की भी आप मिसाल दे रहे हैं, फलां की हमारे मेरी बात सुनो, मैं अपने इनके मसले की तरफ आता हूँ कि गैर मुसलमान का कभी दोस्त नहीं हो सकता। ये जो दोस्त लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो चाइना के लिए क्यों करते हैं? कौन? आप भी कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा भाई मुल्क है। मेरी बात सुने, वो तो हम इंडिया को भी कहते हैं, उधर हमारे मुसलमान भाई नहीं है, कितने हैं हमारे से ज्यादा उधर मुसलमान भाई हैं। चाइना में मुसलमान नहीं है, सारे चाइनीज ही हैं। ये देखो उधर मुसलमान, चाइना में आपको पता है कि कितना मुसलमान और मुस्लिम है यार, दाढ़ी तो रखने नहीं देते किसी को। आपको पता है चाइना में क्या चल रहा है? दाढ़ी मजाल है कि मुसलमान दाढ़ी रखे यार। ये इंडिया से वो बेहतर रह रहे हैं, इंडिया में उनकी आजादी मुकम्मल है, अजान उधर होती है, जमात होती है, मस्जिदों में वो इबादत करते हैं। ये तो इनकी जो तंजीमें है ना 2-3, ये तो उनको बेचारों को अजान भी नहीं पढ़ने देते यार भाई। पिछली दफा देखा नहीं कितने मुसलमान उन्होंने जला दिए हैं। राणा साहब ये बात पूरी बात ये बात नहीं है सर, ये बात नहीं है। राणा साहब ये बात आप जो मर्जी करें, एक मिनट मैं एंड पे यही बात करूंगा कि ना अमेरिका ना इंडिया ये कभी कोई भी हमारा दोस्त नहीं बन सकता, ना हो सकता है, क्योंकि हमारा मजहब जो है ना वो बता। मेरी बात सुनो। मैं इंस्टाग्राम पे एक भाई है, इंडियन है, ठीक है, वो मेरे से बात करते हैं, मैं आपकी उनसे बात करवाऊंगा, उनसे पूछना कि उनको मजहबी आजादी कितनी है। वही ये बात डॉक्टर साहब की बात सुना। आपने बोला ना, मैंने रात को वो बोला था ना उनको, वो क्या अपना आलोक भाई को मैंने बोला था कि ये जिन आदमी दो का अफगानियों का ये इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने इनको बोला था कि एक भी बात दे दो कि ये उस बात का जवाब मैं देता हूँ। थोड़ा सा सुन ले। एक अफगानिस्तानी चैनल है, अफगानिस्तानी बंदा अफगानिस्तान से है, वो पाकिस्तान की वो बेइज्जती कर रहा था। आप वीडियो देखे तो आप हैरान रह गए। अच्छा, अगर अफगानिस्तान इतने हमारे भाई होते हैं अवाम, तो जो लास्ट टाइम स्टेडियम में हुआ था इंग्लैंड में, अफगानियों ने वो क्या हमला कर दिया था, पाकिस्तानी को मार दिया था। आप उनको मतलब कहते हैं कि भाई है। ये जो चूरन है ना यार, ये चूरन मतलब बाज आ जाए, हमें अपनी तरक्की देखनी चाहिए। राणा साहब इख्तिलाफात की बात ठीक है, लेकिन राणा साहब कह रहे हैं कि इंडिया में अजान वगैरह, ये तो मैंने भी सुना, उनकी कई वीडियोस है। कुछ टाइम पहले ना उनका कोई एक्टर था, वो शायद ये जो उधर चल रहा है उनका कंट्रोवर्सी, हाँ वो चल रहा है उनका, उधर अजान हो रही थी, ठीक है, वो जो उनका एक्टर है वो कहता है अजान हो रही है, तो फिर बाद में बात करते हैं। अजान उधर भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। मजहबी आजादी, हाँ मजहबी आजादी हर मुल्क में, हर कंट्री में बिल्कुल। इंडियन मुसलमान जो है वो हमसे ज्यादा खुश है, ऐसे ही बहस करने को कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, वीडियो को करते इख्तिताम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये जो सोच रहे हैं ना, ये जो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ये कर दें, ये जितना मर्जी जोर लगा लें कभी हो ही नहीं सकता, इनमें ये पावर ही नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह हमारे साथ अल्लाह का साथ है।